हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारे 10th आईसीएसई हिस्ट्री का चैप्टर है। इस वीडियो में हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बैकग्राउंड और कॉजेस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर से। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसकी शुरुआत हुई थी 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक। इसको द ग्रेट वॉर भी कहा जाता है। इसको द ग्रेट वॉर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहला ऐसा वॉर था जिसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी आधे से ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज पार्टिसिपेटेड थी। और कहीं ना कहीं ये वॉर सिर्फ यूरोपियंस में नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी स्प्रेड हो गया। इसके लिए इसको द फर्स्ट और द ग्रेट वॉर का नाम दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि ये वॉर हुआ किन के बीच। तो ये वॉर हुआ था इन दो ग्रुप्स के बीच में। एक तरफ थी एलाइड पावर्स और एक तरफ थी सेंट्रल पावर्स। एलाइड पावर्स में आती हैं बड़ी बड़ी कंट्रीज, जो आती है फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, और सेंट्रल पावर में आती है जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ओटोमन एम्पायर। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि जो ये दो ग्रुप्स है, इन दोनों ग्रुप्स ने पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट को दो भागों में डिवाइड कर दिया था। और ये जो ग्रुप्स में जो कंट्रीज हैं ये एक दूसरे की दुश्मन थी। जैसे कि बात करूँ जर्मनी की, जर्मनी 1871 में यूनिफाइड हुई थी, यानी कि ओटो वन बिस्मार्क ने जर्मन्स को लेके, पर्टिकुलरली कुछ रीजन को लेके अपना एक नेशन स्टेट बनाया, इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने का सपना देखा। तो 1871 में जर्मनी यूनिफाइड हुई। उनका इकोनॉमिक ग्रोथ इतना काफ़ी ज़्यादा था कि फ्रांस और रशिया और जो पोर्चुगल जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं उनको खटकने लगा कि भाई इतनी ज़्यादा ग्रोथ कोई कैसे कर सकता है जो अभी अभी यूनिफाइड हुई है। तो जो जर्मनी थी उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से दूसरी कंट्रीज को आंख में खटकने लगा। लेकिन जो जर्मनी थी वो यहाँ पे भी नहीं रुकी। जर्मनी का सपना था अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल करना, अपने टेरिटरी को एक्सपांड करना। इसलिए उन्होंने फ्रांस के साथ एक बैटल किया। क्या बैटल किया? जैसे कि आप मैप में देख सकते हो, जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है अल्सेस लॉरेन। और 1871 में जब जर्मनी और फ्रांस का वॉर हुआ तो उन्होंने ये अल्सेस लॉरेन जो जगह है वो जर्मनी के पास चली गई, क्योंकि जर्मनी इस बैटल में जीत गए। और ये वाला जो इंसिडेंट था वो काफ़ी ज़्यादा फ्रांस के लिए ह्यूमिलेटिंग था। तो यहाँ पे जर्मनी और फ्रांस एक दुश्मन बन गए। वैसे ही बात करूँ रशिया की, तो पहले तो रशिया जर्मनी के साथ थे, लेकिन 19th सेंचुरी में जो रशिया थी उसका काफ़ी ज़्यादा अंडर डेवलप होने के कारण उसको फाइनेंस की हेल्प की ज़रूरत थी। जहाँ पे रशिया ने हेल्प मांगी जर्मनी से, लेकिन जर्मनी ने मना कर दिया क्योंकि उसे अपने डिफेंस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना था। तो यहाँ पे रशिया का साथ दिया फ्रांस ने। इसीलिए रशिया ने सेंट्रल पावर को छोड़ के फ्रांस के साथ अलाइड कर लिया। जैसे कि बात करूं मैं ऑस्ट्रिया की और रशिया की, जो ऑस्ट्रिया और रशिया है इन दोनों की नज़र एक रीजन पे थी। जैसे आप मैप में देख सकते हो, यहाँ पे एक रीजन है साउथ में जहाँ पे बोस्निया, बल्गेरिया, सर्बिया, ऐसे जो कंट्रीज है उन सबको मिला के कहा जाता है बल्केन्स। इसको बल्केन्स कहना इसीलिए, बल्केन्स पे नज़र पड़ना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स कल्चरल रीजन था। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि अगर आपको ट्रेडिंग के लिए ईस्ट वर्ड जाना है तो ये कंट्री, ये जो रीजन है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया और रशिया दोनों की नज़र एक रीजन में होने की वजह से ये दोनों दुश्मन बन गए थे। तो यहाँ पे आपको दुश्मनी समझ में आएगी कि यूरोपियन कंट्रीज क्यों डिवाइड हो गई थी। अब बात करते हैं कॉजेस की। हमारे इस चैप्टर में 5 मेन कॉजेस है, जिसमें से जो एक इमीडिएट कॉज आता है और बाकी के जो 4 मेन कॉजेस है। जो हमारा फर्स्ट कॉज है वो है मिलिट्रिज्म। जो वर्ड मिलिट्रिज्म है, मिलिट्रिज्म का मतलब होता है अब कोई भी कंट्री अपने आर्मी को, अपने वेपन्स को, अपने आर्मामेंट्स को जब बढ़ाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ाती है अपने आप को डिफेंस करने के लिए या फिर किसी पे अटैक करने के लिए, उसको मिलिट्रिज्म कहा जाता है। तो 19th सेंचुरी में जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे उन सब में कंपटीशन आ गया था कि किसकी कितना आर्मी स्ट्रांग है, किसके कितने पास आर्मामेंट्स है। तो यहाँ पे हुआ ये कि इस कंपटीशन की वजह से हर कंट्री, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, हर किसी का जो आर्मी था, जो मिलिट्री था, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगा। और इसी बीच में जो आर्मामेंट्स होते हैं, वेपन्स होते हैं, वो हद से ज़्यादा बढ़ने लगा। 1914 तक जर्मनी ने अपने
मिलिट्री पावर में काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया था, खास करके उन्होंने अपने नेवी में सबसे ज़्यादा काम किया था। और जर्मनी वो कंट्री है जिसने सबमरीन को इंट्रोड्यूस किया था। अगर जर्मनी इतना काम कर रही है तो ग्रेट ब्रिटेन कैसे पीछे रह सकती है, इसलिए ग्रेट ब्रिटेन ने भी अपने नेवी में काफ़ी ज़्यादा काम किया। और एक टाइम था 19वीं सेंचुरी में जहाँ पे जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन इन दोनों के पास जो नेवी थी उसका टक्कर कोई नहीं दे सकता था। और अगर जैसे कि मिलिट्रिज्म सबके पास होने की वजह से, मिलिट्रिज्म ज़्यादा होने के वजह से जो हर कंट्री थी वो कहीं ना कहीं वॉर में इन्वॉल्व हो गई। तो ये हमारा फर्स्ट कॉज था। सेकंड हमारा कौन से, अलायंस। अब अलायंस का मतलब क्या होता है? अलायंस का मतलब होता है दो कंट्री है, दोनों कंट्री ने एक अग्रीमेंट में सिग्नेचर किया। क्या उसमें लिखा हुआ था? उस अग्रीमेंट में ये लिखा होगा कि कोई अगर तीसरी कंट्री किसी दोनों कंट्री के एक के ऊपर हमला करती है, जो दूसरी कंट्री है साइन करने वाली, वो उसको डिफेंड करने में हेल्प करेगी या फिर उसको अटैक बैक करने में हेल्प करेगी। इसको कहते हैं अलायंस। यहाँ पे लिखा गया है कंट्रीज थ्रू आउट द यूरोप मेड म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट, यानी कि यूरोप में जितनी भी कंट्रीज थी उन्होंने एक दूसरे के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया था। क्या साइन किया था? अगर कोई कंट्री उन पे हमला करती है तो जो उनके साथी अलाइड, यानी कि जिनके साथ उन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है, वो उनको डिफेंड करने के लिए आएगी। अब इसकी वजह से लड़ाई क्यों हुई? जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो पूरा यूरोपियन कंट्रीज है वो दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है। ये जो तीन कंट्री है इन्होंने एक अलायंस साइन किया था जिसका नाम था ट्रिपल एंटेड। इन तीनों ने एक दूसरे से अग्रीमेंट में ये साइन करवाया, अगर कोई एक कंट्री एक पे हमला करेगी तो जो बाकी के दो है वो उसको डिफेंड करने के लिए आएंगे। उसको कहा गया है ट्रिपल एंटेड। और सेम चीज जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ओटोमन ने भी एक अलायंस साइन किया था जिसका नाम था ट्रिपल अलायंस। जो यहाँ पे जर्मनी के ओटोमन बिस्मार्क थे, उनका बिलीव था अगर जर्मनी को मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा और पावरफुल बनाना है तो जो मेरा अलायंस है, जो मेरे साथी कंट्री है, उनको भी पावरफुल रहना ज़रूरी है। इसीलिए उन्होंने ऑस्ट्रिया, हंगरी और रशिया जैसे कंट्री के साथ अलायंस बनाए थे। हमारा जो थर्ड कॉज है उसका नाम है इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है अगर कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री पे जाके राज करती है, उनका जो भी रेवेन्यू है, जो भी पैसा है या फिर जो भी उनका ट्रेडिंग है, वो सब कुछ कंट्रोल करती है, उसको बोलते हैं इम्पीरियलिज्म। इसका बेस्ट ऑफ बेस्ट एग्जाम्पल है ब्रिटिश। जब ब्रिटिश इंडिया में आई तो थी ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने राज करना स्टार्ट कर दिया। और आप जानते ही हो कि ब्रिटिश ने इंडिया को किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया। और इंडिया की वजह से ब्रिटिश को सबसे ज़्यादा फायदा फाइनेंस में हुआ, आर्मी में हुआ, हर चीज़ में। तो यूरोपियन की जो बाकी कंट्रीज थे उनके मन में भी आया क्यों ना हम भी बहुत ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं, ऐसी कंट्रीज़ उनको कॉन्क्यूर कर ले, यानी कि उन पर अटैक करके उनको अपने अंडर कर ले और हम भी उनके बेनिफिट्स ले सके। तो इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है, इम्पीरियलिज्म इज अ सिस्टम वेयर वन पावरफुल नेशन ऑक्यूपाइज, यानी कि कोई नेशन दूसरे नेशन को ले लेती है ज़बरदस्ती, उसको कंट्रोल करती है, उसकी हर चीज़ कंट्रोल करना, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको एक्सप्लॉइट करना, उसको बहुत ही ज़्यादा निचोड़ देना, ऐसे नेशंस को, उसको कहा जाता है इम्पीरियलिज्म। तो ब्रिटेन की ये चीज़ से उनको इतना फ़ायदा हो रहा है, तो जर्मनी, बाकी जो कंट्रीज थी उनके अंदर भी एक सपना आ गया कि क्यों ना हम भी क्या करें, दूसरी जो कॉलोनीज है, दूसरी जो कंट्रीज है, उनको कैप्चर करके अपना बेनिफिट ले ले और अपने लिए एक नई मार्केट स्टार्ट करें। तो इसके वजह से हुआ ये, दूसरी कंट्री को हड़पने के चक्कर में हर कंट्री के बीच में कंपटीशन आ गया कि कौन कितना ज़्यादा टेरिटरी को हड़प सकता है। इसके लिए ये भी एक वन ऑफ द मेन कॉज है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। हमारा फोर्थ कॉज है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म वर्ड तो काफ़ी पॉजिटिव है पर इसने 19वीं सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव काम किया था। क्या? नेशनलिज्म का मतलब होता है अपने धरती से प्यार करो, यानी कि अपने कंट्री से बहुत ज़्यादा प्यार करो। यहाँ पे पेट्रोइज्म यानी कि देश के प्रति प्यार, उनके प्रति लॉयल्टी होती है। लेकिन हुआ ये कि जब 19वीं सेंचुरी की बात करूँ तो जर्मन लोगों ने एक ऐसा नेशनलिज्म फैला दिया था जिसके वजह से वॉर हुआ। जैसे कि उन्होंने ये बात फैला दिया कि अपने देश से तो प्यार करो, बहुत ज़्यादा प्यार करो, लेकिन अपने देश से को बढ़ाओ भी, यानी कि अपने देश को क्या करो, पावरफुल बनाने के लिए, अपने देश को पावरफुल बनाने के लिए आपको दूसरे का जो टेरिटरी है, दूसरी की जो कंट्री है, उसको क्या करना होगा, उसको छीनना होगा, उसको अपने अंडर लाना होगा। ये वाला जो पैक्ट था काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव था, यानी कि, और ये एक काफ़ी ज़्यादा मेन रीज़न था नेशनलिज्म, यानी कि अपने टेरिटरी को, अपने देश को फैलाने के लिए दूसरे के देश को कब्जा करना, दूसरे के देशों के लोगों को मारना, ये एक सबसे मेन रीज़न था
पूरे यूरोप में वॉर रचाने का। तो यहाँ पे सबसे पहला जो टेंशन था यूरोपियन कंट्री में कि उन लोगों को ये लगता था, जो न्यू कंट्री है, जो पावरफुल कंट्री है, यहाँ पे हर कंट्री को लगता था कि कब कौन किस पे हमला कर दे, कोई आइडिया नहीं था। इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल आपको आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है बोस्निया। जैसे कि मैंने आपको बताया था बल्केन्स के ऊपर, तो जो पहला बल्केन रीजन था वो ओटोमन के अंडर था, लेकिन उन लोग को इंडिपेंडेंट रहना था, उन लोग को किसी का गुलाम नहीं रहना था। तो रेवोल्यूशनरी कर करके उन लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया। लेकिन उसी वक्त ऑस्ट्रिया आ गई उनके ऊपर हुक्म चलाने के लिए, तो वो लोग उनसे भी लड़ने लगे अपने इंडिपेंडेंस के लिए, अपने नेशनल यानी कि अपनी कंट्री के लिए। तो आपके टेक्स्ट बुक में इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल दिया है और ये एक सबसे मेन कॉज है। हमारा लास्ट और सबसे मेन कॉज आता है सराजेवो क्राइसिस। इसको इमीडिएट कॉज इसीलिए कहा जाता है, पहले के जो हमने 4 कॉज पढ़े उन 4 कॉज से तो हमें पूरा माहौल समझ में आया, पूरा सिचुएशन समझ में आया कि एग्जैक्टली यूरोपियन कंट्रीज थी कैसे। लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ सराजेवो क्राइसिस, इस इंसिडेंट की वजह से एग्जैक्टली वॉर स्टार्ट हो गया। क्या था ये इंसिडेंट? ऑस्ट्रिया का राजा था आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड। ये जो राजा था ये सर्बिया में टूर करने के लिए गया। जैसे कि लास्ट मैंने आपको बताया था, जो ऑस्ट्रिया थी वो सर्बिया पे क्या करना चाहती थी, कैप्चर करके उसके ऊपर हुक्म करना चाहती थी। तो जो सर्बिया के लोग थे वो ऑस्ट्रिया से कहीं ना कहीं नफरत करते थे, और उसी टाइम अगर ऑस्ट्रिया का राजा वहाँ पे टूर करने जाए तो ये जो पूरा माहौल था ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाला था। इसीलिए यहाँ पे हुआ ये कि जब 1914 जून के 1914 में ऑस्ट्रिया का राजा सर्बिया में टूर करने के लिए गया अपनी वाइफ के साथ, तो वहाँ पे बीच सड़क पे उसकी जो ऑस्ट्रिया का राजा था उसकी और उसकी वाइफ की दोनों की हत्या कर दी गई गोली मार के। ये हत्या सर्बिया में एक ग्रुप था जिसका नाम था ब्लैक हैंड ग्रुप, उन्होंने किया था। क्यों सर किया था? क्योंकि उन लोगों को लगता था कि ऑस्ट्रिया उनसे उनकी इंडिपेंडेंस क्या कर रही है, छीन रही है। तो जैसे ही ऑस्ट्रिया को पता चला कि उनके राजा को सर्बिया में मार दिया गया है, तो ऑस्ट्रिया ने सीधा सीधा अल्टीमेटम दे दिया सर्बिया को कि इसके बीच कार्रवाई की जाए, ये जिसने भी ये हत्या की है उसे सजा दी जाए। लेकिन जो सर्बिया थी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, वो आराम से चल रही थी। तो एक टाइम ऐसा आया जब ऑस्ट्रिया को लगा कि सर्बिया ने उनकी बातों को बहुत हल्के में ले लिया, तो ऑस्ट्रिया ने सीधा सीधा सर्बिया पे वॉर डिक्लेयर कर दिया। जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे वॉर डिक्लेयर किया तो यहाँ पे सर्बिया की हेल्प के लिए रशिया आया। क्यों आया? जैसे कि मैंने बताया था ऑस्ट्रिया और रशिया दोनों की नज़र थी बाल्कन्स पे, तो यहाँ पे रशिया को एक अपॉर्चुनिटी ये दिखी, अगर मैं सर्बिया की हेल्प करूँगा तो सीधी सी बात है जो सर्बिया है वो मेरे अंडर आ जाएगी। तो जैसे इस वॉर में सर्बिया की हेल्प के लिए रशिया कूदा, तो यहाँ पे जर्मनी को लगा कि भाई मौका है। क्या मौका है? अपने बदले को लेना। क्यों बदले को लेना? क्योंकि जो रशिया थी वो पैसों की वजह से वो फ्रांस के पास चली गई, तो यहाँ पे जर्मनी को रशिया से गुस्सा था, इसलिए उन्होंने दुश्मनी के लिए जो जर्मनी थी अलायंस की वजह से वो ऑस्ट्रिया की हेल्प के लिए आ गए। जैसे ही जर्मनी आई वैसे ही फ्रांस ने बोला कि भाई मेरा भी काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेशन हुआ है तो मैं भी बदला लूँगा, और अलायंस यानी कि ट्रिपल एंटेड के अलायंस के वजह से यहाँ पे फ्रांस भी आ गए। तो आप देख सकते हो ये एक इंसिडेंट जहाँ पे ऑस्ट्रिया के राजा की हत्या होती है जिसमें सर्बिया है, लेकिन अलायंस यानी कि एक दूसरे के साथ देने के चक्कर में यहाँ पे कितनी सारी कंट्रीज कूद गई इस वॉर में। तो हमारे इस चैप्टर में यही हमारे कॉजेस थे। आई होप आपके पूरे कॉजेस के पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम ट्रीटी ऑफ वर्साइल करेंगे, उसके क्लॉजेस करेंगे और लीग ऑफ नेशन करेंगे। थैंक यू।